जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन पंकज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से संचालित हो रही होगी। दोस्तों, आपको पता है कि 2 बजे से हम आपसे चर्चा करते हैं भारतीय संविधान और राजव्यवस्था पर। और इस भारतीय संविधान और राजव्यवस्था के दौरान हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान की रचना कैसे हुई, जिसमें अब तक आपने पीछे ये पढ़ा है कि भारतीय संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हुआ, भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो गठन कैसे किया गया। आज की इस चर्चा में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो भारत का संविधान का निर्माण हुआ, यानी संविधान सभा ने जो भारत का संविधान लिखा था, उस संविधान को लिखते समय उसने किस वर्किंग स्टाइल पर काम किया था, यानी व्हाट इज द वर्किंग स्टाइल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये चीज हमको क्या करना है, समझना है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड एटसेट्रा। उसमें अन्य चीजें भी आपको क्या होंगी, देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है कि आप तक मेरी आवाज जा रही होगी, आप मुझे बेहतर तरीके से देख और सुन पा रहे होंगे। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि क्लास में जब पढ़ाएं तो क्लास से संबंधित जो विषय हो, अगर उसमें कोई बात समझ में न आ रही हो तो कमेंट में उसी कमेंट को करें। और जब क्लास के अंत में मैं आपको 4-5 मिनट का, 2 मिनट का क्या करता हूं, समय देता हूं कि आप अपना कमेंट दीजिए। तो उस समय जो आपके मन की बात हो, आप अपने मन की बात क्या करिएगा, साझा कर लीजिएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, लिबर्टी और फ्रीडम दोनों एक ही चीज है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए। तो अब यहां से जो है इस विषय को क्या किया जाए, शुरू किया जाए कहानी को। तो ध्यान देना, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और मैंने आपको पहले ही बताया है कि एनसीईआरटी के अलावा हम इसमें किसी भी चीज की चर्चा नहीं करेंगे। आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए वो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा वर्किंग स्टाइल ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली, अर्थात संविधान सभा की कार्यशैली। इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ओके। अब आइए यहां पर समझते हैं कि सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए कि जो वर्किंग स्टाइल है, इसमें डिसीजन कैसे हुआ, यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या था, जिसको आप कह सकते हो निर्णयन। निर्णय कैसे लिया गया, अर्थात डिसीजन कैसे हुआ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या था। जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की हम बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है यह हुआ था विचार विमर्श के द्वारा। ध्यान देना, इसके द्वारा हुआ था। तो इसमें नोट करना, विचार विमर्श। विचार विमर्श का मतलब हुआ आपसी चर्चा पर। और विचार विमर्श के बाद जो आपकी लोकप्रिय सत्ता है, मत समझ रहे हो, लोकप्रिय सत्ता के आधार पर, लोकप्रिय सत्ता के आधार पर, यानी जो आपके संविधान सभा में डिसीजन लिया गया है वो डिस्कशन के आधार पर लिया गया है, ऑन द डायलॉग बिटवीन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब कई विषय ऐसे आपको मिलेंगे संविधान सभा में। संविधान सभा की बहसें जो है वो 12 खंडों में पब्लिश्ड हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो और संविधान के बारे में और सही तरीके से समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, एनसीईआरटी में ये लिखा गया है, मनीष शर्मा जो आप बता रहे हैं उसी चीज को मैंने वहां पर लिखा है। रिजाइन दे दिए थे, ये बात आपकी क्या है, सही है। लेकिन रिजाइन देने के बाद ये तो था ना कि ये वहां से चुने गए हैं। ओके, तो जो वहां से चुने गए थे उन्हीं के आधार पर हुआ था, ये चीज है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको जो बता रहा हूं ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। प्लीज आप एनसीईआरटी को एक बार चेक कर लीजिए। फिर आपका जो प्रश्न है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, इस चीज पर चर्चा जब मैं आपको मेन फाउंडेशन बैच पढ़ाना शुरू करूंगा उस समय मैं आपके इन सवालों का जवाब दे पाऊंगा। क्योंकि इस सवाल का जो आप जवाब पूछ रहे हो, मैंने ये कहा कि जैसे मान लो मैं किसी गांव का प्रधान हूं
और मैंने अपने प्रधान पद से क्या किया, रिजाइन दे दिया, तो ये तो क्लियर है ना, बात समझ रहे हो, ये तो क्लियर है, वहां पर चीजें आती हैं। हाँ, 1946 में भी आपकी दोबारा जो है क्या हुआ था, 1946 में भी आपकी अंतरिम मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था, अंतरिम मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था जो आजादी से पहले का था, क्लियर। लेकिन जो एनसीईआरटी कह रही है वो एनसीईआरटी 1935 को ही आधार बता रही है, तो एनसीईआरटी को हम और आप काट नहीं सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए हमको इस पर क्या करना है, उसी बिंदु पे चर्चा करना है। चलिए अब इस विषय पर आइए। हमने ये कहा कि जो निर्णय लिए गए संविधान सभा में, वह संविधान सभा में जो निर्णय हुआ यह लोकप्रिय सत्ता के आधार पर हुआ। लोकप्रिय सत्ता का मतलब क्या है, लोकप्रिय सत्ता का मतलब है कि मान लीजिए कोई ऐसा बिंदु आता है जिस बिंदु पर असहमति आ जाती है, जैसे मान लीजिए यहां पर जो है ये बोला जाए कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होगा कि नहीं होगा। मान लो जो संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट में शामिल करें कि ना करें। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें मान लो दो पक्ष हो गए, एक पक्ष है जो हां कह रहा है और दूसरा पक्ष है जो क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। इस घटना से समझिए इस विषय को कि लोकप्रिय सत्ता का मतलब क्या होता है। तो कुछ लोगों का संविधान सभा में मत है कि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट के तौर पर क्या किया जाए, राइट टू प्रॉपर्टी ट्रीट एज अ फंडामेंटल राइट, और कुछ लोग इसके क्या हैं, अगेंस्ट में हैं। अब यहां पर क्या होता था कि पहले चर्चा होती थी, जो लोग हां कह रहे थे ये हां के पक्ष में तर्क देते थे कि भाई इसलिए होना चाहिए, जो लोग नहीं कह रहे थे वो भी क्या करते थे, वो भी अपने पक्ष में तर्क देते थे। अब जब मामला तर्क से सिद्ध नहीं होता था तो इस पर क्या होता था, इस पे मतदान होता था। क्या होता था, इस पर मतदान होता था सदन में। जैसे आज भी आप देखेंगे कि लोकसभा में जब कार्यवाही चलती है तो किसी किसी विषय पर ध्वनि मत से क्या होता है, आपने सुना होगा कि यह विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया या ये प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। तो सेम उसी तरीके से संविधान सभा में जिन उपबंधों को हम शामिल करते थे, उन उपबंधों में अगर किसी बात को लेकर सभी लोग एग्री नहीं हैं, कुछ लोग डिसएग्री कर रहे हैं, तो पहले उन दोनों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में जो एग्री क्लास है और जो डिसएग्री करने वाला है, दोनों के बीच में डायलॉग होता था, दोनों अपने लॉजिक देते थे, और लॉजिक के बाद भी जब कोई एक सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो अंतिम जो परिणाम होता था वो वोटिंग के आधार पर तय होता था। अब जब वोटिंग होगा, मतदान होगा, तो जिसके पक्ष में अधिक लोग मत देंगे उनके निर्णय को क्या किया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। तो जिनके मत में अधिक लोग यानी जिसके पक्ष में अधिक मत पड़ेंगे, अर्थात वो मत क्या हो गया, वह मत आपका लोकप्रिय हो गया। तो यहां पर ये जो बात कही जा रही है लोकप्रिय सत्ता के आधार पर, तो लोकप्रिय सत्ता का मतलब यह है कि जब आपसी वाद विवाद और तर्क से मामला क्या होता था, तर्क से मामला डील नहीं होता था, तो उस पर वोटिंग होती थी और उस वोटिंग के आधार पर क्या होता था, फिर निर्धारित होता था। तो ये चीज यहां पर आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। वोटिंग का मतलब हो गया। अब इसमें देखना कि जब वोटिंग होती थी, विचार विमर्श होता था, तो इसमें किसके हितों को ध्यान दिया जाता था, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें संपूर्ण देश के, किसके, जो आपका संपूर्ण देश है, संपूर्ण देश के हितों को संपूर्ण देश के हितों का ध्यान रखा जाता था, ध्यान रखा जाता था। यानी केवल हम अपने व्यक्तिगत हित को न साधें, व्यक्तिगत हित के साथ साथ जो हमारी कंट्री है उस कंट्री के हित को क्या करें, साधें। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब जब हम इसमें करते थे तो हमने क्या कहा कि जब यहां पर वाद विवाद होगा, विचार विमर्श होगा, तो उस विचार विमर्श में हमने ये कहा कि क्या लोगों में मतभेद होते थे, बिल्कुल संविधान सभा के सदस्यों में क्या होगा, मतभेद होगा। लेकिन ये जो मतभेद होता था, यह मतभेद आपके सैद्धांतिक स्तर पर था। कहां पर था, सैद्धांतिक स्वरूप का था। यानी मतभेद भी जो थे वो सैद्धांतिक थे।
व्यक्तिगत मतभेद नहीं थे। एक शब्द होता है मतभेद और दूसरा शब्द होता है मनभेद। तो संविधान सभा के सदस्यों में कोई व्यक्तिगत यानी आपस में कोई जो है वो नहीं होता था। क्लियर? जो भी मतभेद भेद होता था वो सिद्धांतों के आधार पर होता था। और आप देखोगे कि कभी कभी ये क्या होते थे, कभी कभी सार्वभौमिक रूप से एक मुद्दे पर सहमत भी हो जाते थे। बात समझ रहे हो? अब इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि जब संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात हुई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसको क्या किया गया? इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, अर्थात इसे किसी ने इस पर अपना जो है विरोध प्रदर्शन नहीं किया था, नहीं किया था। यह चीज आपको समझ में आ रही है? यह बात अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट कर दे कि हां सर, इस चीज को हम क्या कर पा रहे हैं, इस चीज को हम समझ पा रहे हैं, इस फेवर को या इस पक्ष को हम समझ गए हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने आपसे कहा कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी, संविधान सभा का गठन हो गया, ये आपने देख लिया। अब संविधान सभा में कोई डिसीजन कैसे लेंगे? तो डिसीजन का आधार था डायलॉग। आपस में क्या होगा? डायलॉग होगा। अगर किसी बिंदु पर सब लोग सहमत नहीं होते हैं, उनमें क्या होता है? आपस में ओपिनियन क्लैश होती है। तो ओपिनियन क्लैश होने की दशा में उस पर वोटिंग होगा, जिसमें पॉपुलर वोटिंग मिलेगी, अर्थात जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे उसके मत को क्या किया जाएगा? स्वीकार किया जाएगा। और उसके मत को स्वीकार करने के बाद फिर संविधान लिखा जाएगा। तो एक सवाल आपके मन में यह भी आता है कि जैसे आज के नेताओं में देखोगे कि मतभेद हो गया तो वो उसको दिल पर ले लेते हैं और फिर लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर कमेंट करने लगते हैं। क्या संविधान सभा में ऐसी बात थी? आंसर होगा जी नहीं। संविधान सभा में अगर हमारे और आप में मतभेद होते हैं तो वो सैद्धांतिक स्तर पर थे, थियोरेटिकल थे, कंसेप्चुअल थे। व्यक्तिगत मतभेद, पर्सनल डिस्पैरिटी नहीं थी। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इस पर संविधान सभा के सभी सदस्य क्या थे? सहमत थे और उन्होंने इसे क्या किया? अपना लिया। क्लियर? तो वाद विवाद, संवाद और मतदान, इसके आधार पर आपकी क्या हुई है? डिसीजन लिया गया है आपके संविधान सभा में और इस तरीके से आपका संविधान लिखा गया है। दूसरी बात जो निकल के आती है, वो दूसरी चीज इसमें हमको क्या देखना है? दूसरी चीज ये देखना है कि वर्किंग मेथड क्या था, यानी कार्यविधि क्या थी। वर्किंग मेथड क्या था संविधान सभा का? मां समझ रहे हो? अर्थात संविधान सभा के कार्य की विधि क्या थी, वो कैसे कार्य करते थे। मां समझ रहे हैं? इसकी कार्य की विधि क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे बड़ी बात जो है, यहां पर जो बात निकल के आती है वो ये आती है कि यहां पर पर्सनल की बजाय सार्वजनिक विवेक का प्रयोग किया गया है। किसका? सार्वजनिक विवेक का प्रयोग हुआ है। अब सार्वजनिक विवेक का मतलब जो पब्लिक ओपिनियन है, बात समझ रहे हो किसकी मैं बात कर रहा हूं? पब्लिक ओपिनियन, जिसमें पब्लिक का हित हो, उसकी बात की गई है, यानी जनता के विवेक की बात की गई है। यहां पर प्राइवेट आपकी ओपिनियन दो चीजें हो सकती हैं। किसी भी चीज को देखने के हमारे दो नजरिए हो सकते हैं। एक हमारा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है और एक हमारा पब्लिक ओपिनियन हो सकता है। जो संविधान लिखा गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, नॉट पर्सनल ओपिनियन। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पर्सनल ओपिनियन क्या है, यह मायने नहीं रखता था। उनकी पब्लिक ओपिनियन क्या है, यह मायने रखती थी। बात समझ रहे हो? वो जो पढ़ाते मतलब जो कहते थे उनके पब्लिक ओपिनियन पर। तो यह ध्यान दीजिएगा, पब्लिक विवेक का प्रयोग हुआ। अब पब्लिक विवेक का प्रयोग हुआ तो संविधान लिखने की जो कार्यक्रम था, यह बहुत बड़ी चीजें थी। तो इसके लिए आप देखोगे कि 8 बड़ी समितियों का क्या हुआ था? 8 समितियों का गठन हुआ था। किसका? 8 समितियां गठित हुई थी। समितियों को आपको पता है कि आप इसे क्या कहते हैं? कमेटी कहते हैं। अब जब मैं आपको फाउंडेशन बैच पढ़ाऊंगा तो उस फाउंडेशन बैच में पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी समितियां गठित हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके सदस्य कौन थे। बात समझ रहे हैं?
लघु समितियां कितनी थी, यानी समितियां भी दो प्रकार की थी, एक बड़ी समितियां थी, एक उप समितियां थी, छोटी समितियां थी। लेकिन चूंकि हम आपसे एनसीईआरटी पर चर्चा कर रहे हैं तो एनसीईआरटी का मतलब केवल एनसीईआरटी तक मुझे अपने आप को सीमित रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाद मुझे फिर आपको पढ़ाना है तो वो चीजें आपको वहां पर आएंगी। तो ये समितियां हुई। अब इन्हीं समितियों में देखोगे तो इन्हीं समितियों में से एक समिति आपकी क्या थी, ड्राफ्ट कमेटी थी। क्या थी, ड्राफ्ट कमेटी थी। और ड्राफ्ट कमेटी ने ही क्या किया था, ड्राफ्ट कमेटी ने ही आपके संविधान का मसौदा तैयार किया था। अब ये जो 8 समितियां गठित हो रही हैं, इन 8 समितियों में देखोगे तो नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन 4 लोगों का वर्चस्व दिखेगा। अब ये जो ड्राफ्ट कमेटी गठित हुई थी, जिसको हम लोग प्रारूप समिति कहते हैं, इसी ड्राफ्ट कमेटी ने क्या किया था, इसी ड्राफ्ट कमेटी ने संविधान के मसौदे को, ड्राफ्ट को तय किया था। बात समझ रहे हो? जैसे संविधान सभा में क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पेज लेके समझाता हूं कि जैसे सपोज करिए कि ये हमारी क्या हो गई, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी संविधान सभा हो गई। क्या हो गई, ये हमारी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस संविधान सभा ने काम की आसानी के लिए क्या किया, इस संविधान सभा ने आपकी 8 छोटी छोटी क्या की, कमेटियां बनाई। मतलब इन्होंने 8 कमेटियां बना दी। क्लियर? क्या किया, इन्होंने 8 कमेटियां बना दिया। समझ रहे हो? अब ये जो देख रहे हो, ये समितियां क्या हो गई, ये कमेटियां आपकी बन गई। जैसे एक कमेटी आपकी ये बन गई, ये आपकी एक कमेटी बन गई। फिर आप देखोगे एक कमेटी आपकी ये हो गई, एक कमेटी आपकी ये हो गई, एक कमेटी आपकी जो है देखेंगे तो एक कमेटी आपकी ये हो गई। क्लियर? अब इसी में से एक समिति जो थी, उस समिति का नाम, जैसे मान लो ये समिति जो है, यह समिति जो है आपकी प्रारूप समिति है। क्या है? ये आपकी प्रारूप समिति है। इसी प्रारूप समिति के जो चेयरपर्सन थे, वो चेयरपर्सन थे आपके डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब। कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब इसके चेयरपर्सन थे। ओके। और इसी के क्या थे, आप देखोगे कि जो एडवाइजर बोला जाता है, वो सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार की बात आएगी तो यहीं पर आपका नाम आएगा बी एन राव साहब का। क्लियर? अब इस प्रारूप समिति ने क्या किया, इस प्रारूप समिति ने एक मसौदा तैयार किया। क्या किया? मसौदा। मसौदे का मतलब क्या होता है, उसको इंग्लिश में ड्राफ्ट बोला जाता है। और वास्तव में ये जो ड्राफ्ट होता है, ये एक तरीके से कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है। तो ये मान लो क्या हो गया, ये संविधान का क्या हो गया, रॉ मसौदा हो गया। ये क्या हो गया, ये आपके संविधान का मसौदा हो गया। मसौदा, इसी को बोलते हैं ड्राफ्ट। क्लियर? ड्राफ्ट। या इसको आप बोल सकते हो कि जैसे आप नोट बनाते हो, तो नोट बनाते समय आप क्या करते हो, आप समझ रहे हो? नोट बनाते समय आप उसको कहते हो कि ये रफ हमने किया है। तो एक बार आप रफ करते हो और फिर दूसरी बार उसको क्या करते हो, फेयर करते हो। तो पहले संविधान सभा ने क्या किया, 8 कमेटियों का गठन किया, 8 समितियां गठित हुई। उन्हीं 8 समितियों में से एक समिति आपकी क्या थी, प्रारूप समिति थी। इस प्रारूप समिति ने क्या किया, संविधान का एक रफ मसौदा बनाया। अब संविधान सभा के जो पर्सन थे, ध्यान दीजिएगा, तो जैसे मान लो ये संविधान सभा है, यहां पर ये अध्यक्ष वाला क्या है, ये अध्यक्ष वाला पूरा आपका क्या हो गया, चेयर हो गया। और इस तरीके से इस पे जो है ऐसे क्या होते थे, मेंबर बैठे होते थे। क्या होते थे, ये आपके क्या हुए, मेंबर बैठे हुए हैं। अब जब ये मेंबर बैठे हुए हैं तो ये मेंबर क्या करते थे, इसके एक एक प्रस्ताव पर, जैसे जो है आपका प्रारूप समिति है, तो इसका जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर क्या होता था, संविधान सभा में चर्चा होती थी। तो जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लेके आए, कोई प्रस्ताव लेके आया, जैसे मान लो राइट टू प्रॉपर्टी। क्या लेके आए हम, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इस राइट टू प्रॉपर्टी प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, तो प्रस्ताव प्रस्तुत कौन करता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस प्रस्ताव को पढ़ते थे संविधान सभा के सामने। जब संविधान सभा के सामने उस प्रस्ताव को पढ़ते थे,
तो संविधान सभा के जो सदस्य उससे सहमत होते थे वो उसके पक्ष में रहते थे, जो उससे असहमत होते थे वो उसका विरोध करते थे, और फिर इस पर क्या होता था, मतदान होता था। तो आप देखेंगे कि कार्यविधि में ये जो आपकी समितियां दिख रही हैं, इन समितियों का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। और इन समितियों ने बहुत पहले क्या किया था, मतलब इसका मसौदा तैयार कर दिया था। क्लियर? तो अनेक विषयों पर जो महत्वपूर्ण विषय थे उन पे क्या हुई थी, समितियां गठित हुई थी। उनकी संख्या 8 आपको एनसीईआरटी बताती है। अब जब यहां पर जो मत विभाजन, जब इस पे क्या होते थे, चर्चा होते थे, तो मैंने यहां पर अभी आपको क्या किया था कि मत विभाजन के आधार पर क्या हुआ, मत विभाजन के आधार पर, मत विभाजन के आधार पर निर्णय हुआ। मत विभाजन के आधार पर आपका क्या हुआ, निर्णय हुआ। और अगर किसी को किसी बात की क्या होती थी, डाउट होता था, बात समझ रहे हो, तो डाउट क्लियरेंस के लिए, यानी लोगों की जो शंकाएं होती थीं, वो शंका समाधान के लिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो शंका समाधान के लिए यहां पर लिखित जवाब भी दिया गया है। क्या है, लिखित जवाब देने का भी प्रति जो है परंपरा मिलती है। बात समझ रहे हो, ये लिखित जवाब भी आपको मिलती है। हाँ भाई, ये प्रतिज्ञा 2.0 की क्लास है, एनसीईआरटी की क्लास है। अब कार्यविधि में हमने बताया कि कार्यविधि में विवेक, पब्लिक जो है ओपिनियन का प्रयोग किया गया। दूसरी बात, समितियां गठित हुई, समितियों ने काम को आसान बना दिया। उन समितियों के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ, और इसके बाद भी अगर किसी को डाउट रह जाता था तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए रिटन रिप्लाई दिया जाता था। क्या किया जाता था, रिटन में रिप्लाई दिया जाता था। और आप देखोगे कि इस प्रोसेस के थ्रू, जो ये प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप देखेंगे तो संविधान सभा में कुल जो बातें निकल के आती हैं, जो एनसीईआरटी कहती है कि इसमें संविधान सभा में कुल, ध्यान दीजिएगा, 166 दिन बहस चली है। क्या हुई है, 166 दिन बहस हुआ। अब आप कहोगे कि सर संविधान सभा तो 2 साल 11 महीना 18 दिन जो है, 11 महीने की बात आप करोगे, मैं समझ रहे हो, लेकिन यहां पर मैंने बताया कि बहस कितने दिन हुआ। तो इन विषयों पर 166 दिन बहस हुआ। और जब आपका बहस हुआ उसके बाद संविधान क्या हुआ, तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और उसी दिन 26 नवंबर 1949 को इस पे क्या किया, लोगों ने अपनी बातें रख दी, अपना हस्ताक्षर किया। और फिर एक हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को भी होता है। लेकिन यहां पर यह बात आपको क्या करनी है, इस बात को एनसीईआरटी के आधार पर बिल्कुल क्लियर रखनी है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई बात आप न समझ पा रहे हो, तो प्लीज आप अपना प्रश्न रख दें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है एक एक बात को आपके दिमाग में क्या करना, न्यूरॉन्स के लेवल पर जाकर उसको एक्टिवेट कर देना, कि अगर आप सोते हुए भी उठे तो आपको संविधान समझ में आए कि संविधान वास्तव में कैसे लिखा गया। ओके। चलिए, अब ये बात आपको समझ में आ रही है, ये क्लियर हो रही है मेरी बात, यहां तक क्लियर हो गई। अब यहां तक जब बात आपकी क्लियर हो गई तो भाई ये होगा कि जो हमारा संविधान लिखा गया उसके पीछे जो है कि उसका मार्गदर्शक, यानी उसका दर्शन क्या था, उसकी फिलॉसफी क्या थी। बात समझ रहे हो, यानी संविधान सभा का फिलॉसफी अगर हम बोले तो फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली, यानी संविधान सभा किस दर्शन से प्रेरित थी, संविधान सभा का दर्शन क्या था, अर्थात वो किस दर्शन से क्या थी, प्रेरित थी। एक बात आपकी ये निकल के आती है, बात समझ रहे हो, एक बात आपकी ये निकल के आती है कि ये किस दर्शन से प्रेरित थे। तो पहली चीज आप देखेंगे कि यहां पर पहली बात जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि भारत में देखोगे कि भारत में क्या है, विविधता है। विविधता मतलब डायवर्सिटी। और विविधता के बावजूद, विविधता के बावजूद, बात समझ रहे हैं, विविधता के बावजूद जो है क्या हुआ, आम सहमति के आधार पर, आम सहमति के आधार पर, आम सहमति के आधार पर संविधान लिखा गया, संविधान लिखा गया।
अब यहां पर सोचिए ये कितना बड़ा कठिन टास्क है। हाँ बिल्कुल ये लिख सकते हैं आप, जो है अगर संविधान सभा की कार्यशैली आएगी तो उसमें ये चीजें लिख सकते हैं। अब यहां पर हमने लिखा कि जो भारतीय संविधान सभा की फिलॉसफी में हम लिख रहे हैं कि जो यहां पर आप संविधान सभा के सदस्यों को देख रहे हैं, ये संविधान सभा के सदस्यों में क्या है, ये संविधान सभा के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों में क्या है, इन सदस्यों में विविधता है। क्या है? विविधता, डायवर्सिटी है। इस बात से आप सहमत हैं? सदस्यों में विविधता थी। मैंने ये कहा जो 166 दिन वाली बात है, उस 166 दिन वाली बात का मतलब यह है कि भारत की संविधान सभा का संचालन लंबा हुआ। आप लिखते हो ना प्रश्न कि भारत का संविधान कितने दिनों में लिखा गया, तो वो जो 11 महीना 18 दिन जो वाला आप कंसेप्ट लेके आते हो, वो जो 166 दिन है, वो 166 दिन वह दिन है जिन दिनों में संविधान सभा ने बहस की है संविधान पर। बात समझ रहे हो? तो संविधान सभा की बहस हुई थी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बात समझ रहे हैं? तो अब यहां पर हमने आपसे कहा कि ये क्या है, यहां पर आप देखोगे कि सदस्यों में क्या है, विविधता है। अब जैसे मान लीजिए हमने आप लोगों का एडमिशन लिया है, आप लोगों में से तमाम क्षेत्रों से लोग हैं, कई कई परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं। अब आप में से कोई कहता है कि पीडीएफ से पढ़ाइए, और कोई कहता है कि लिख के पढ़ाइए, कोई कहता है कि बिल्कुल अंग्रेजी में पढ़ाइए, कोई कहता है बिल्कुल हिंदी में पढ़ाइए। एक छोटी सी क्लास है, जिस क्लास में मुश्किल से जो है 100-150 लोग क्या होते हैं, लाइव होते हैं। अब आपके इस छोटे से समूह में, या जो शाम को हम लोग अपना टेलीग्राम ग्रुप खोलते हैं, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप देखिए, उसमें जितने स्टूडेंट हैं 1200-1300 स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए हैं अभी, तो उसमें सबके मत क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सबकी मत भिन्नता है। तो एक छोटे से टेलीग्राम ग्रुप में सबके मतों में क्या होती है, आपको भिन्नता देखने को मिल जाती है। अब आप इस बात पर सोचिए कि संविधान सभा में जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जिसमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अटक से लेकर कटक तक के लोग क्या हो, भरे पड़े हो, उनके मतों में कितनी भिन्नता होगी, वो कितने डाइवर्सिफिकेशन को क्या कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उनके हितों में कितनी टकराहट होगी, कितना उनमें क्या होगा, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन इसके बावजूद, बात समझ रहे हो, इसके बावजूद आप देखोगे कि इसमें विविधता के बावजूद भी क्या हो गई, आम सहमति बन गई। यानी सब लोग आम सहमति एक चीज पर क्या हो गए, सहमत हो गए। मैं ये पूछूं अगर कि ये कैसे हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, कमेंट में उत्तर दीजिए, हाउ इट इज पॉसिबल। बताओ ये कैसे संभव हुआ। अब आपके मन में ये दिमाग आ रहा हो ना कि कैसे सहमत हुआ। क्लियर? अब जब आप इस पर आओगे तो इस पे मैं आपका जो है आपको एक प्रश्न देता हूं, इस चीज को आपको क्या करना है, उत्तर इसका लिखना है, बताना है। बात समझ रहे हैं? पहली चीज ये है कि कथन है, कथन है कि संविधान सभा में, संविधान सभा में विविधता के बावजूद भी आम सहमति, आम सहमति के आधार पर, के आधार पर निर्णय लिया गया, निर्णय लिया गया, निर्णय लिया गया। कारण है, बात समझ रहे हो, संविधान सभा के सिद्धांतों, संविधान सभा के सिद्धांतों का विकास राष्ट्रीय, राष्ट्रीय
आंदोलन के दौरान हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुआ था। अब आपको इसमें ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। कारण कथन की व्याख्या करता है, व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, नहीं करता है। सी ऑप्शन है कथन सही है, कारण गलत। कथन सही है, कारण गलत है। डी ऑप्शन है कथन गलत है, कारण सही है। जवाब दीजिए इस प्रश्न का, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या होगा? अब बताओ, इस प्रश्न का उत्तर दो। अब प्रश्न में क्या हो गए? प्रश्न में फंस गए। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर देने में आपको क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है। इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर आपका ए होगा। क्या होगा? राइट आंसर ए होगा। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। कारण कथन की क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है। अब इस चीज को समझो कि क्यों व्याख्या कर रहा है। व्याख्या इसलिए कर रहा है मेरे दोस्त कि ये जो संविधान सभा तुम देख रहे हो, इस संविधान सभा में पैराशूट से लाए गए नेता शामिल नहीं है। यह नहीं है कि कहीं से उठा के ले आके बैठा दिए गए। संविधान सभा में जो लोग शामिल हैं, ये वो लोग शामिल हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ा था, जिन्होंने पराधीनता के दंश को झेला था, और जो कुछ मूल्यों की लड़ाई लड़ रहे थे, और उन्हीं मूल्यों को पाने के लिए वो संविधान सभा में बैठे हुए थे। तो वास्तव में जो ये संविधान सभा है, इस संविधान सभा में बैठे हुए लोग, मैं समझ रहे हो, संविधान सभा में बैठे हुए लोग जो हैं, ये क्या हैं? संविधान सभा में बैठे हुए लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तपे तपाए लोग हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई ही किसके लिए लड़ रहे थे? अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, न्याय के लिए लड़ रहे थे, समता के लिए लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, बंधुत्व के लिए लड़ रहे थे, प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे थे, गरिमा के लिए लड़ रहे थे। तो जिन सिद्धांतों की ये लड़ाई लड़ रहे थे, उन सिद्धांतों का विकास तो पहले ही हो चुका था। इसलिए इनमें विविधता होने के बावजूद भी, इनमें डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी क्या हुआ? डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी ये क्या हुआ? आम सहमति से निर्णय हुआ, क्योंकि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है संविधान सभा में, जो स्वतंत्रता, अधिकार, अन्य चीजें जो लिखी जा रही हैं, ये आजादी की लड़ाई के दौरान ही तय हो चुका था। अब इसका उदाहरण देती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी उदाहरण देती है कि जो आपकी नेहरू समिति गठित हुई थी, इस नेहरू समिति ने भी तो संविधान का मसौदा तैयार किया था। नेहरू समिति द्वारा भी जब उसने चैलेंज किया था एक अंग्रेज अधिकारी ने कि तुम अपना संविधान लिख के दिखाओ, तो नेहरू समिति द्वारा भी क्या किया गया था? एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। और इसी प्रारूप पर फिर इसके बाद आप देखोगे तो आपका कराची वाला कांग्रेस का अधिवेशन, बात समझ रहे हैं? तो यहां पर हम जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में उस चीज की खेती हो चुकी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर जो बात मैंने लिखी कि भाई विविधता के बावजूद आम सहमति के आधार पर संविधान का क्या हुआ, मैं समझ रहे हो? आम सहमति के आधार पर क्या हुआ? संविधान लिखा गया। इसी के नीचे लिख लो क्योंकि, मैं समझ रहे हो, क्योंकि
अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि सिद्धांतों का विकास राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में हो चुका था। क्योंकि सिद्धांतों का विकास राष्ट्रीय आंदोलन के समय, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हो गया था, हो चुका था। संविधान सभा क्या कर रही थी? संविधान सभा जो है केवल इसको मूर्त रूप दे रही थी। बात समझ रहे हो? संविधान सभा क्या कर रही थी? संविधान सभा केवल इन सिद्धांतों को मूर्त रूप दे रही थी। मूर्त रूप दे रही थी। यह चीज आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आपको इस बात को क्या करना होगा, समझना होगा। कितने लोग इस बात को पूरी तरीके से समझ गए? जी हां, जैसे मान लो ये ठीक वैसा है कि गेहूं, चावल, दाल ये सब खेतों में हमने उपजा लिया और किचन में ले आके उसकी क्या कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं। खेती तो पहले हो चुकी है। तो भारतीय संविधान की जो पटकथा है, उसकी जो स्टोरी है, वो तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही लिखी जा चुकी है। संविधान सभा क्या कर रही है? संविधान सभा उसको मूर्त रूप प्रदान कर रही है, उन आकांक्षाओं को प्रकट कर रही है जिन आकांक्षाओं के लिए हमने संविधान आजादी के लिए क्या की थी, लड़ाई लड़ी थी। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से क्या हो पा रहे होंगे, सहमत हो पा रहे होंगे कि सर आप जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। अब इसका हम जो है क्या करेंगे, इसका जो है मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। बात है कब की, ध्यान देना, 1946 की। 1946 में नेहरू क्या करते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं। नेहरू जो है अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। क्या करते हैं? अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। मैं तो बनाता हूं तो ट की तरह बन जाता है, थोड़ा सा इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा। नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव आता है, इस प्रस्ताव में ही आप देखेंगे कि क्या होता है। इस प्रस्ताव में आप देखोगे तो इसी प्रस्ताव में स्वतंत्रता, समता और न्याय की बात क्या है, होती है। तो ये तो नेहरू ने पहले ही कर दिया था। अब संविधान सभा उसको सिर्फ क्या कर रही है, कमेंट स्क्रॉल करो। संविधान सभा उसको सिर्फ क्या कर रही है, संविधान सभा उसको सिर्फ जो है संविधान में शामिल कर रही है। कह रही कि भैया अब हम ये लिख के दे रहे हैं। मौखिक तौर पर कंसेंसस पहले क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। बात समझ रहे हैं? अब यहां से आगे की तरफ जो बढ़ते हैं तो ये हुआ संविधान सभा में, ये चीज आप यहां पर समझ गए। अब फिर आइए संविधान सभा पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। अब संविधान सभा यह कहती है कि भाई देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए हम इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या रखेंगे, अर्थात देश का संस्थागत स्वरूप क्या होगा, देश का संस्थागत स्वरूप क्या होगा, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होगा। इस पर क्या हुई, अब यह बात आ जाती है भाई, जब आप संविधान लिख देंगे, बात समझ रहे हैं, तो संविधान लिखने के बाद उस संविधान को लागू करने के लिए आपके पास कुछ संस्थाएं चाहिए। तो उस संस्थाओं का जो है क्या होगा, तो इसके लिए इसमें दो बातें आई। एक कहा गया कि भैया जो सरकार होगी वो सरकार यानी कि गवर्नमेंट
ये क्या करेगी। और दूसरी चीज ये कहा गया कि शासन के जो अंग होंगे वो कैसे काम करेंगे। शासन का अंग ये कैसे काम करेंगे। इन दो विषयों पर क्या होती है, बात होती है। तो इसमें यह कहा गया, सीधा कह दिया गया कि जो सरकार होगी, ये सरकार क्या होगी, सरकार जो होगी दोस्त, ये होगी लोक कल्याणकारी। क्या होगी, लोक कल्याणकारी, यानी जो वेलफेयर ऑफ स्टेट की अवधारणा पर काम करेगी। और ये किसके प्रति प्रतिबद्ध होगी, तो यह जन कल्याण के प्रति, पीपुल वेलफेयर के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। तो अब यहां पर यह भी स्पष्ट हो गया कि जो सरकार है उस सरकार का काम क्या है, जो सरकार है उस सरकार का काम क्या है, उस सरकार का काम है देश की जनता का अधिकतम कल्याण करना, पब्लिक वेलफेयर करना। तो यहां पर हुआ कि सरकार का स्वरूप जो होगा वो वेलफेयर स्टेट का होगा। वो क्या होगा, वो वेलफेयर स्टेट का होगा। और वो किसके लिए काम करेगी, वेलफेयर ऑफ पीपुल, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के वेलफेयर के लिए सरकार काम करेगी। अब इसमें आप देखेंगे कि शासन के अंग की बात होती है। किसकी बात होती है, तो यहां पर आप देखोगे कि कहा गया कि भैया शासन का अंग। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलते हैं। अब यहां पर शासन के अंगों की बात देखोगे तो शासन के अंग को आप पढ़ते हो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव अर्थात आपकी विधायिका, अर्थात आपकी विधायिका। और तीसरी चीज आपकी क्या होती है, न्यायपालिका अर्थात जुडिशियरी, न्यायपालिका अर्थात जुडिशियरी। ये शासन के क्या हो गए, अंग हो गए। अब जब शासन के अंग हो गए तो यह हुआ कि भाई साहब इनमें संतुलन कैसे आएगा, इन तीनों में बैलेंस कैसे लाओगे, इन तीनों में बैलेंस कैसे लाओगे। तो इन तीनों में बैलेंस लाने के लिए कहा गया कि हम क्या करेंगे, संसदीय शासन प्रणाली अपनाएंगे। कौन सी शासन प्रणाली अपनाएंगे, कहा गया भाई साहब संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ और इसमें बात क्या कही गई, और इसमें बात कही गई कि संघीय जो है क्या करेंगे, संघात्मक व्यवस्था अपनाएंगे। क्या करेंगे, संघात्मक व्यवस्था। अब यहां से आपके सरकार का स्वरूप क्या हो रहा है, सरकार का स्वरूप आपका क्लियर हो रहा है। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको समझना है, मुद्दे को आपको बेहतर ढंग से क्या करना है, बेहतर ढंग से डील करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बात आपके सामने क्लियर हो रही है, बात समझ रहे हैं। तो अब यहां पर आपकी बात क्या हो गई, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था जो होती है वो किसके बीच होती है, तो संघात्मक व्यवस्था जब आप पढ़ोगे तो आपने पढ़ा होगा कि संघात्मक व्यवस्था जब भी काम करेगी ये किसके ऊपर काम करेगी, शक्तियों का वितरण। क्या, शक्तियों का वितरण, इसके आधार पर काम करेगी। अब शक्तियों का वितरण क्या होता है, दो आधार पर होता है, इस चीज को ध्यान देना। एक शक्ति जो बटेगी वो किसके बीच में रहेगी, संघ और राज्य के बीच में। यहीं से आपका केंद्र राज्य संबंध निकल के आता है। और दूसरी शक्ति जो बटेगी वो बटेगी विधायिका और कार्यपालिका के लिए, विधायिका और प्लस कार्यपालिका के लिए। ये आपका स्ट्रक्चरल प्रारूप क्या हो गया, स्ट्रक्चर प्रारूप आ गया। ये समझ में आ रहा है या कुछ लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, प्लीज सभी लोग कमेंट करेंगे, खुल के बताइए।
कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया संविधान सभा को, कि संविधान सभा ने जब संस्थागत स्वरूप की चर्चा की तो उसने सबसे पहले कहा कि जो सरकार होगी वो सरकार किसके लिए काम करेगी? वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए काम करेगी, जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। फिर पूछा गया कि शासन के कितने अंग होंगे? कहीं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। फिर हुआ कि ये कैसे इसमें बैलेंस आएगा? तो इसके लिए लाया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो होता है वो किसमें होगा? तो उसके लिए संघात्मक व्यवस्था लाएंगे। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर होता है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। चलिए एक बार और समझाते हैं, कुछ छात्रों को यह बात समझ में नहीं आई है, मैं इस पे समझाता हूं। देखो, संविधान तो हम लोगों ने लिख दिया, संविधान लिखा गया। अब यह हुआ कि उस संविधान को लागू करने के लिए जो हम सरकार बनाएंगे या जो शासन व्यवस्था बनाएंगे, बात समझ रहे हो, वो कैसे काम करेगा? तो संविधान सभा ने संस्थागत स्वरूप को निर्धारित करने के लिए दो बातें की। एक, सरकार होगी, और सरकार शासन कैसे करेगी, हमारे ऊपर कैसे शासन होगा, देश की व्यवस्था को कैसे संचालित करेंगे। तो संविधान सभा ने सरकार की भी बात की और शासन व्यवस्था की भी बात की। तो सरकार को कहा कि सरकार किसके लिए काम करेगी? सरकार जनता के लिए काम करेगी, और किसके लिए? जन कल्याण के लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। ओके, अब अगली बात निकल के आती है कि शासन के अंग, मतलब शासन व्यवस्था कैसे होगी? तो यह कहा गया कि शासन व्यवस्था को तीन भागों में हम डिवाइड कर देंगे। एक होगी कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है जिसमें मंत्री आते हैं, जिसमें आईएएस आते हैं, जिसमें पीसीएस आते हैं, यह कार्यपालिका होगी। विधायिका का मतलब लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब जिसमें संसद आते हैं, विधानसभा आती है, राज्यसभा आती है, लोकसभा आती है, जिसका काम होगा कानून बनाना। और एक कहा गया न्यायपालिका। न्यायपालिका को कहा गया कि यह न्याय करेगी, अर्थात अगर इसमें से कहीं गड़बड़ी होगी तो वो संविधान की रक्षा करेगी। अब यह हुआ कि तीन पिलर तो आप बना दे रहे हो, इस तीन पिलर में आपस में संतुलन कैसे स्थापित कराओगे? तो इसके लिए कहा गया कि हमको क्या करना पड़ेगा? संघीय जो है आपका संसदीय शासन प्रणाली लाना पड़ेगा और संघात्मक व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। तो इसमें बैलेंस बनाने के लिए हमने जो शासन प्रणाली का चुनाव किया वो कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली, और संघात्मक शासन व्यवस्था लिया। संघात्मक शासन का मतलब होता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? यह एक मॉडल है शासन का, जिसमें शक्तियां, जो शासन की शक्तियां होती हैं, वो संघ और संघ की इकाई यानी राज्यों में बांटी जाती हैं, और उसी तरीके से शक्तियां विधायिका और कार्यपालिका में भी बांटी जाती हैं। यह चीज संविधान सभा ने संस्थागत स्वरूप को तय करते हुए कहा। ओके, बात समझ में आ गई? अब आप यहां पर बात समझ में आ गई तो अब यहां से आपकी चीज में यह आएगी अगली चीज कि हमने क्या किया। हम लोगों ने जो है भारतीय संविधान को लिखते हुए विभिन्न देशों का, मैं समझ रहे हो, संविधान सभा ने, संविधान सभा द्वारा विभिन्न देशों के प्रावधानों को क्या किया गया है? विभिन्न देशों के प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, यानी दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ संविधान थे उनका अध्ययन किया गया, और अध्ययन करने के बाद यह कहा गया कि जो भी इसमें अच्छी चीजें होंगी उसको हम अपने संविधान में लेंगे। तो क्या इसके आधार पर, मैं समझ रहे हो, क्या इसके आधार पर हम कह दें कि भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान नकल है और नकल टिप के किया गया है? बताओ, क्या भारतीय संविधान नकल है?
संसदीय प्रणाली फिर आपको आगे समझाएंगे, संसदीय प्रणाली अलग चैप्टर ही है। यहां पर आप केवल यह समझ लीजिए बाबू ब्रिजेश कि संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। अब संसदीय प्रणाली क्या होती है वो अगला चैप्टर, मतलब एक चैप्टर आएगा जिसमें आप संसदीय प्रणाली को समझेंगे। तो क्या इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं विभिन्न देशों का प्रावधान लिया गया है, तो क्या उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान विश्व के संविधान का क्या है, नकल है? आंसर होगा नहीं। क्या होगा? नहीं। अब मैं आपसे पूछूं कि क्यों नहीं। कुछ लोग इसीलिए क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान भानुमति का क्या है, पिटारा है। नहीं, यह नकल नहीं है। क्यों नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हमने क्या किया, हमने भारतीय, बात समझ रहे हो, हमने जो देखो विदेशी संविधानों का, विदेशी संविधान के उपबंधों का नकल नहीं किया, नकल नहीं किया, बल्कि ध्यान दीजिएगा, बल्कि भारत की समस्याओं, बल्कि भारत की समस्याओं, बात समझ रहे हो, समस्याओं व आशाओं, समस्याओं व आशाओं के अनुरूप, बात समझ रहे हो, उचित प्रावधानों को ग्रहण किया, जो यह बताता है कि हमारा संविधान संकुचित या संकीर्ण, नैरो, संकुचित या संकीर्ण मानसिकता से नहीं लिखा गया है, मानसिकता से नहीं लिखा गया। मेरी बात समझ रहे हो? हमने कहीं से नकल नहीं किया, हमने विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद हमें जो लगा कि भाई ये हमारे लिए क्या हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, तो उन उपयोगी चीजों को हमने क्या किया, उन उपयोगी चीजों को हमने अपने संविधान में ग्रहण किया। इस चीज को आपको क्या करना होगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसमें जो है आप देखोगे तो यही चार्ट आपके एनसीईआरटी पे बना हुआ है, यह चार्ट आपके एनसीईआरटी पे बना हुआ है कि हमने किस देश से क्या ग्रहण किया है। जैसे ये आप देखेंगे, इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने वही पेज लगाया ताकि एक भी प्रकार का आपके मन में क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया, लगा दो। अब देखो इसमें जो है देखोगे कि ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद, कानून निर्माण की विधि, ये अलग अलग जो देशों से लिया गया है। एनसीईआरटी ने इसको एक जगह क्या किया है, आपके सामने रख दिया है कि भाई ये चीज हम लिए हैं, आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, इस चीज को आप रख सकते हैं। क्लियर? तो अब यहां पर आप कह सकते हैं कि आपसे जो अभी किसी का प्रश्न आया था, क्या भारत का संविधान भानुमति का पिटारा है, उधार का थैला है, तो इसमें हम ये कहेंगे कि नहीं, हमने किसी भी देश के संविधान का अंधा अनुकरण या उसकी नकल नहीं की है, बल्कि हमने विश्व के अधिकतम देशों के जो सर्वोत्तम संविधान थे उनका अध्ययन किया, फिर हमने अपनी समस्याओं को देखा कि क्या ये हमारी समस्याओं का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। अगर समाधान कर सकते हैं तो उसके आधार पर फिर हमने क्या किया, उनको अपने संविधान में शामिल किया।
जो हमारी उदात्त अवधारणाओं की क्या करती है, व्याख्या करती है, न कि हमारे नैरो अप्रोच को बताती है। डू यू गेटिंग दिस पॉइंट? यह चीज आपका क्लियर हुआ? यहां पर किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, यहां पर किसी को कोई दिक्कत है? और इसी के बाद आपका क्या होता है, संविधान का अंगीकरण आता है। यह चीज आपको पता है कि भारत के संविधान को लिखने में, अगर मैं अभी आपको बताऊं तो कुल दिन कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतना आपके संविधान को लिखने में क्या हुआ, समय लगा। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने इस पर क्या किया, हस्ताक्षर किया, उसे अंगीकार किया और उसे अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यह चीज आपकी क्या थी, यह चीज आपके संविधान के लेखन की कहानी थी। यह आपके संविधान के लेखन की कहानी थी। अब मैं यहां पर यह मामूली सी आपसे उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि आपको अब यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भैया संविधान क्या था, संविधान क्यों था, संविधान कैसे लिखा गया, आजादी के आंदोलन का इसमें क्या योगदान था। बात समझ रहे हो? यह चीज आपको बिल्कुल क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना डाउट अब पूछ लीजिए, क्योंकि मेरा समय अब ओवर होने वाला है। तो अब आपके हाथ में गेंद है, आपके मन में जो प्रश्न हो आप अपने सभी प्रश्नों का क्या करें, आप उत्तर ले सकते हैं। ये जो मैंने पूरी चीजें हाथ से लिख के पढ़ाई हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हालांकि मैं पीपीटी भी लेके आता हूं, लेकिन आपकी जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करते हुए मैं लिख के पढ़ाता हूं। चलिए सर, संविधान का दर्शन समझ में नहीं आया। दर्शन का मतलब यह होता है कि हमको गाइड कौन कर रहा है। जैसे हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं तो आपके मार्गदर्शक हम हुए। जैसे पॉलिटी में, संविधान में हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हम आपके मार्गदर्शक हुए। उसी तरीके से जो हमारी संविधान सभा थी, उस संविधान सभा का मार्गदर्शन कौन कर रहा था? वो आजादी के आंदोलन के सिद्धांत कह रहे थे। हां बिल्कुल वो गलत है। उधार का थैला जो लोग कहते हैं ये गलत कहते हैं, विशाल दिवाकर। हां बिल्कुल, वहां पर भी चल रही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, दोनों जगह। तो समझ में आ रही है कहानी? अब यहां पर आपकी एनसीईआरटी की 3 क्लासेज की 3 चैप्टर इसमें क्या हुआ, समाप्त हुआ। आप 3 चैप्टर जो पढ़ के निकालते, वो तीनों चैप्टर यहां पर चीजें क्लियर हो गई और आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया कि भैया भारत का संविधान कैसे लिखा गया। ओके, अब मुझे यहां पर क्या करिए, इजाजत दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।